ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है पब्लिक? लेट द गेम बिगिन। चलो भाई चलो। सो लास्ट सेशन में आपको बोला था फर्स्ट दो सेशन एकदम आराम आराम वाले होंगे अपने। विल जस्ट हैव 1 आवर लेक्चर्स, ठीक है। लास्ट सेशन तो शायद फिर भी 1 आवर से थोड़ा ज्यादा था। आज भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर मैक्सिमम तक मैं लूंगा। 1 आवर आई थिंक हो जाएगा उतना। बट कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एंड वहां से अपन प्रॉपर मोमेंटम गेन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों के लिए वार्म अप है, ठीक है। फर्स्ट होता है ना कि भाई मेन मैच में खेलने के पहले जो भी परफॉर्मर है उसको मेन मैच में 6 आवर्स 7 आवर्स परफॉर्म करना है। बट उसके पहले वो आधा घंटा थोड़ा सा जॉगिंग कर लेता है, वार्म अप कर लेता है। तो बस अभी अपना जॉगिंग और वार्म अप का टाइम चालू है। बट ये जॉगिंग और वार्म अप के टाइम में भी अपन काफी कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे अपन ने लास्ट सेशन में सीखा और समझा। सो लास्ट सेशन वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल। यहाँ पे अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि अपना टोटल पोर्शन कैसे डिवाइडेड है। सो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यूज में डिवाइडेड है 70 मार्क्स 30 मार्क्स एंड फॉर द होल वर्ल्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, फॉर द होल वर्ल्ड द चलो मेरे को एक इन जनरल बताओ, कितना याद है तुम्हारे को? एएफएम में टोटल कितने चैप्टर्स है अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लू तो? कम ऑन गाइस, एएफएम में टोटल कितने चैप्टर्स है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बता सकते हैं? फिफ्टीन, वेरी गुड। दुनिया के लिए 15 चैप्टर्स है, बट आपके और मेरे लिए उस चैप्टर को अपन लोग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? बोलो बोलो, चल चल। यस, फॉर द वर्ल्ड दे हैव 15 चैप्टर्स। हमारे लिए हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स, राइट। तो मेरे लिए जैसे ही एक फेज कंप्लीट होगा मैं बोलूंगा भाई 30 मार्क्स इन माय पॉकेट, 60 मार्क्स, 90 मार्क्स, 120 मार्क्स। हाउ इट इज डिवाइडेड? तो पहले फेज में आते हैं 3 चैप्टर। क्या आप लोगों को चैप्टर के नाम याद हो गए? ठीक है। सो अब फेज वाइज कर रहे हैं ना, तो चैप्टर के नाम भी थोड़े अपने को याद होते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एक फेज हो गया। फेज 2 में आ गया फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल रेट रिस्क मैनेजमेंट, IRM rather. Then we have mergers and acquisitions, business valuations, advanced capital budgeting in phase 3, and phase 4 financial corporate policy, risk management, security analysis, startup finance and securitization falls in phase 4. So I hope ये चारों phases अपने को in terms of chapters clear हो गए होंगे, so that there is no issue at all. ठीक है पब्लिक, क्या बोलते हो? डन है? ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे को बताया था कि अपन कंटेंट में क्या कवरेज करने वाले हैं बॉस। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हो ना, मतलब ये 100% कवरेज होने वाला है, ठीक है। इधर तक 100% कवरेज होने वाला है, एक चीज भी छोड़ने नहीं वाला हूं मैं, ठीक है। एंड देन वी विल ऑल्सो कीप ऑन कंडक्टिंग टेस्ट। जितना आप लोग टेस्ट लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म। एंड फाइनली यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइज्ड के थ्रू अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो इट विल हैव पास्ट पेपर ट्रेंड्स, स्टडी मेंटर, प्रीव्यू, concept theory examples, practical questions, MCQs, everything, and finally the apna brahmastra, and that is your magic book, the summary book for the exam time revision with revision videos. All right guys, so ये सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है। जैसा आप लोग ने देखा होगा, आप लोग को एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां पे ये जो भी रिटन नोट्स है वो आपके अपलोड हो जाएंगे। उधर ही आपको एक एक्सेल मिलेगा जहां पे शेड्यूल दिया है, चैप्टर, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ड्यूरेशन, वो चीज भी यहां पे आपको मिल जाएगी। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब अपने को आज सेशन को और आगे बढ़ाना है, तो चलो। और मैंने आप लोग को बोला था कि यूजुअली अपन लोग एक आदत रखेंगे, वी विल ट्राई एट मैक्स पॉसिबल to revise whatever has been taught in the earlier sessions. तो पहले के सेशंस में जो भी पढ़ा है मैं आपको उसको रिवाइज करवाऊंगा और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है पब्लिक? सही है ना आइडिया? डन।
सो अभी मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है कि अपन ने लास्ट सेशन में क्या किया था, और अब कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है AFM बेसिक्स, कनेक्टिंग मार्केट्स टू फाइनेंस, कनेक्टिंग मार्केट्स टू फाइनेंस। ऑलराइट गाइस, चलो आ जाओ। आइए, सो हाउ आर वी गोइंग टू कनेक्ट मार्केट्स टू फाइनेंस? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं कि कैसे चीजें कनेक्टेड होती है। क्या तुम लोग ने कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा है? अरे सर ये क्या बोल दिया आपने। क्या तुम लोग को पता है इकोनॉमिक टाइम्स क्या होता है? या उसके अलावा भी और भी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, जैसे मिंट करके एक आता है न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक न्यूज़पेपर आता है, इकोनॉमिक टाइम्स तो है ही ऑब्वियसली। कितने सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं। सर हमारे को तो ये सब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता सर, हम बड़े लोग हैं, हम आर्टिकल शिप कर रहे हैं। बट अगर आप लोग पढ़ोगे ना, देन इन दैट केस एवरी थर्ड या फोर्थ डे पे आपको इकोनॉमिक टाइम्स में एक या दो चीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया का कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स हो, कहने का मतलब क्या है पता है क्या? दुनिया का कोई भी फाइनेंस रिलेटेड पेपर हो, मार्केट्स रिलेटेड पेपर होगा ना, so that paper will always speak, that paper will always speak of few things, and one of them, ladies and gentlemen, is called as interest and the other is called as inflation. क्या आप लोग ने इन दोनों वर्ड के बारे में सुना है? क्या तुम लोग ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसा कुछ सुना है? डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा। इन्फ्लेशन वर्ड तो सुना ही होगा। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंशियल मार्केट में। जी हाँ, एंड आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी इकोनॉमीज जिसने इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, एंड उनके रिपरकशंस क्या थे, व्हाट वाज द रिपरकशंस, मतलब उसका इंपैक्ट क्या था उनकी इकोनॉमी के ऊपर, एंड कैसे यही दो चीजें, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन, प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग, डेवलपिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अपन बहुत हीरो बन के सीधा चालू तो कर देते हैं, चलो 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 सर चैप्टर चालू करते हैं, म्यूचुअल फंड चालू करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये वो, बट अपने को अगर फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में ही नहीं पता होगा, मार्केट, स्टॉक मार्केट जो तुम लोग ने इतना सुना है, वो क्यों ऊपर ऊपर जा रहा है, क्यों वो नीचे जा रहा है, क्यों वो रेड है ग्रीन है, अगर वही चीजें नहीं पता होगी, then in that case how are we going to become a successful chartered accountant or a successful financial analyst? कैसे अपन इस सब्जेक्ट को एक जस्टिस दे पाएंगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड दैट इज वेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस comes into the picture, and ये अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं that how are we going to approach each and everything. आज का जो सेशन है वो आपका दिमाग ओपन कर देगा in terms of how the market works. और आज के बाद अगर आपको ट्रेडिंग करना हुआ, जो सबको चाहिए एज अ बडिंग आर्टिकल क्लर्क, एज अ बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रॉडली मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले करता है एक रोल फाइनेंशियल मार्केट्स में। जी हाँ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो मैं समझाऊंगा ना, वो इतना बेस ले डाउन कर दूंगा, फाउंडेशन ले डाउन कर दूंगा, दैट आगे आप लोग को ये हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी और ये सब चीजें करवा रहा हूं ना, तब तो यूज आना ही आना है। इसके अलावा भी ये आपको बहुत यूज आने वाला है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो क्या आप ऐसी सब चीजें सीखने के लिए तैयार है पब्लिक? चलो तो फिर लेट द गेम बिगिन। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, तो आज का मेरा जो पूरा फोकस है ना, दैट इज ऑन दिस, connecting markets to finance. And markets are heavily dependent on two things. याद रखना ये बात, दिमाग में गांठ बांध लो कि ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब भी आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो या कहीं पे भी जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड
कभी आप सीएनबीसी ओपन करना या ये सब चीजें तो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की है, बट जब आप सुनोगे ना, यू विल फाइंड दैट कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी है ना, ही इज ऑलवेज डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स, एक इंटरेस्ट रेट्स एंड दूसरा इन्फ्लेशन, द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एनी फाइनेंशियल इकोनॉमी। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ये दो एस्पेक्ट्स का इंपैक्ट समझाने के लिए पूरा इकोनॉमी पे मैं आप लोगों को लेके चलूंगा दो कंट्रीज के पास जिसने इन दो चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया था एंड दे हैड अ वेरी टफ टाइम। एक जिस कंट्री का नाम है जापान एंड दूसरा जिस कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे। जी हाँ, जापान इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने की वजह से, जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन को ना मैनेज करने की वजह से बहुत बुरी हालत में फंस गया था। आओ मैं आपको बताता हूं। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट वाले इंपैक्ट के ऊपर से। ये इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं फॉर जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको लोन चाहिए या अगर आपको आपका पैसा डिपॉजिट करना है, देन इन दैट केस कैन आई से आपको बैंक में जाना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो बैंक, अगर समझो आपको लोन चाहिए या आपको डिपॉजिट करना है, तो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है, क्या वो बैंक जो दे रही है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो अपने मन मर्जी से कुछ भी दे देती है? कुछ भी क्या? या फिर कुछ थॉट प्रोसेस के साथ वो दिया जाता है? क्या ना, इससे आरबीआई से इंटर कनेक्शन के साथ वो दिया जाता है? क्या ना, इससे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, या फिर फॉर दैट एग्जांपल जो आरबीआई के गवर्नर है, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से दिया जाता है? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, ये सब जो पैनल होता है इकोनॉमिस्ट के, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी के पैनल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट। जी हाँ, ऐसा नहीं कि बस चलो आज ऐसे ही किसी ने 7% दे दिया, कोई 3% दे रहा है, कोई 1% दे रहा है। नो, हाँ उसमें 0.5% का ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज वो जो बैंक है वो खुद अपना एक इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर कर ले, या इट कैन बी अ डिफरेंट थिंग। बट इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होगा कि कोई बैंक 2% दे रहा है, कोई बैंक 5%, कोई बैंक दे रहा है 7%। नहीं, इतना वेरिएशन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज एक जो जनरल बेंचमार्क है, जो एक जनरल बेसिस है, वो तो आपको आरबीआई फाइनेंस सेक्टर से ही डिटरमाइन होगा। जी हाँ, सो दैट इज वेयर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट plays a very important role in determining the interest rates। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है? आज की तारीख में आपके पेरेंट्स को पूछना, शायद उनका होम लोन होगा, तो वो होम लोन जो है उन्होंने 7% पे भी होम लोन का इंटरेस्ट पे किया होगा, आज 9% पे भी पे कर रहे होंगे। तो क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है? वो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जो मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा हाई लेवल की बातें कर रहा हूं मैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट। बोलो बोलो, टेल गाइस, यस। सो मॉनेटरी रेट्स, रिवर्स रेट, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये वो सब से डिटरमाइन होता है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब आओ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ ऑफ हाउ इंटरेस्ट रेट प्ले सच अ इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, जापान नाम तो सुना होगा सेनोरिटा, क्या आप लोग ने जापान का नाम सुना है? चलो, जापान किस चीज के लिए फेमस है? 2-3 चीज जिसके लिए जापान फेमस है जो आपको पता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, गिव योर आंसर। Yes, few things which you feel that yes, Japan is famous for। वेरी गुड। चलो मैं बोलता हूं आपको, 2 चीज के लिए जापान बहुत ज्यादा फेमस है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक फॉर्चुनेट इंसिडेंट। वन ऑफ देम इज हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ था,
ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब वाज पुट ऑन हिरोशिमा नागासाकी। एंड द सेकेंड पॉजिटिव थिंग जिसके लिए जापान फेमस है इज वेरी नाइसली सेड बाय मेघना रिंकी, एंड दैट इज टेक्नोलॉजी। एंड दैट इज, यस यू गाइस हर्ड इट राइट, टेक्नोलॉजी। कैन आई से इनोवेशन। आजकल तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपन लोग देखते हैं, ओपन करते हैं तो देखते हैं यार कितना कितना क्या क्या इनोवेशन आता है वहां पे। तो जो जापान का वो लोग का रील्स होता है उस पे दे शो सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, सो मच ऑफ इनोवेशन। ठीक है, जो इंडिया में बुलेट ट्रेन 2025 तक भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, वो बुलेट ट्रेन जापान हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s। Would you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं 1960s में? जी हाँ, दे आर ऑलमोस्ट 60 years इन दोस टर्म्स अहेड ऑफ अस। बुलेट ट्रेन का तो अपने लिए तो एक ख्वाब है, उन्होंने उसको हकीकत बनाया था इन द ईयर 1960 एंड दे डिड इट। ठीक है, जबकि 1940s में तो उनके यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी और बॉम्बिंग और ये सब हुआ था, बट उन्होंने बोला कि बॉस ये सब चीजों को पीछे रखो, हम ये सब चीजों के ऊपर रोने वाले हैं नहीं ज्यादा, जो हो गया जो सो हो गया। और उसमें कुछ कुछ गलती जापान की भी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग कैसा है पता है क्या, जापान ने पहले अमेरिका का एक पर्ल हार्बर करके जगह है, वहां पे बॉम्बिंग किया था, और फिर उसके रिवेंज में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग किया था। तो मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से ही जापान की अमेरिका की गलती है, बट हाँ इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब दैट वाज टू मच टू ऑन दोज पीपल जिनका कोई गलती है भी नहीं। बट ठीक है, एनीवेज, सो विल नॉट गेट इनटू दैट हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स नाउ। बट जापान का अगर मैं पॉजिटिव देखता हूं तो आज की तारीख में दुनिया का कहीं भी टेक्नोलॉजी का बात हो, दुनिया में कहीं पे इनोवेशन का बात हो, तो जापान स्टैंड्स टॉल एंड जापान इज द वन विच ऑलवेज टेक लीड इन इट। ठीक है, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि जीडीपी वाइज जापान वर्ल्ड के रैंकिंग में कहां पे आता है? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जीडीपी किसका है? चलो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। सर हम तो आर्टिकलशिप के अलावा, हमको ऑडिट टैक्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है। नहीं, अब नहीं चलेगा। मेरे सेशन में आए हो तो आप लोग को पूरे वर्ल्ड मार्केट का नॉलेज मैं दिलवा के ही छोड़ूंगा। आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड में जापान का स्टैंडिंग कहां पे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बोलो बोलो, टेल एनी आइडिया? वेल, जापान स्टैंड्स थर्ड। ठीक है, जापान इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जापान इज थर्ड क्यों इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? फर्स्ट कौन है पता है क्या? फर्स्ट इज अंकल सैम, अमेरिका। सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज यस जापान। अब फन फैक्ट सुनना जो मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, फन फैक्ट सुनना जो मैं तुम्हारे को दे रहा हूं ध्यान से। ठीक है, द फन फैक्ट इज जापान थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, नोन फॉर इनोवेशन। ठीक है, नोन फॉर इनोवेशन। दिस कंट्री का जीडीपी इन द ईयर 1996 विच इज 25 years बैक अप्रोक्सीमेटली, एंड उसका जीडीपी इन द ईयर 2021, क्या कोई गेस कर सकता है कितना है? क्या कोई गेस कर सकता है कितना है? चलो मैं आप लोग को एक इसका जीडीपी दे देता हूं। 1996 में जापान का जीडीपी वॉज अप्रोक्सीमेटली $4.5 ट्रिलियन। $4.5 ट्रिलियन was Japan's GDP in the year 1996। क्या आप गेस कर सकते हैं जापान का जीडीपी इन द ईयर 2021? एनी गेसेस गाइस? कम ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोचो सोचो। अप्रॉक्स, मुझे भी अप्रॉक्स नंबर्स ही चाहिए, मुझे भी कोई एग्जैक्ट नहीं चाहिए। वेल वेल वेल, इट इज स्टिल, सो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूं, ज्यादा था। सो
Well, it was approximately $4.9 trillion in 1996 and 2021 में भी it is $4.9 trillion. जी हाँ. Now ideally अगर आप ये गैप देखोगे तो इट इज 25 years का गैप. आप मुझे बताओ 25 years में क्या इस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाना चाहिए था? हाँ, बढ़ जाना चाहिए था ना. बट आज अगर आप देखोगे तो ये इकोनॉमी उधर का उधर ही है. उसका सबसे बड़ा रीजन है इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज. जी हाँ, इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज. एंड उस फाइनेंशियल पॉलिसी में सबसे जो गलत उन्होंने एक चीज की थी और वो है मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स. तो सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओ. आज अब मैं आप लोग को वही चीज बताने जा रहा हूं और आगे कितना काम आएगा आपको ये देखना. सो इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज, दे कुड नॉट मैनेज द इंटरेस्ट रेट्स प्रॉपरली. तो ऐसा क्या हुआ था, चलो आओ मैं आप लोग को बताता हूं. ठीक है, क्या इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज उन लोग ने की थी. इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज. ठीक है, आइए देखते हैं. मैं आपको बताता हूं. लेट 1980s में लेट 1980s में जापान क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था. ठीक है, जापान क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था. ओके, नाउ इट यूज्ड टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल. ऑब्वियसली जब इंपोर्ट कर रहा है तो डॉलर्स में इंपोर्ट कर रहा है. ठीक है ना, इट यूज्ड टू इंपोर्ट इन डॉलर्स. अब हुआ क्या अचानक से कि डॉलर का जो रेट है इंक्रीज. डॉलर का रेट इंक्रीज. तो डॉलर $1 से इक्वल टू 5 येन या रुपीज, समझते हो, ₹5 से बढ़कर $1 इक्वल टू ₹15 हो गया. ये अपने को समझ में आता है. अब मेरे को बताओ, अगर $1, पहले मैं ना देखो, इंडिया भी है ना क्रूड ऑयल डॉलर में इंपोर्ट करता है. अब से फॉर एग्जांपल $1 का 5 रुपया था, अब अचानक से $1 का 15 रुपया हो गया, 15 रुपीज हो गया. तो मेरे लिए कॉस्ट बढ़ गया या मेरे लिए कॉस्ट कम हो गया, आप मुझे बताओ. मेरे लिए, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, डॉलर को इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा हूं और डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं. 5 रुपए की था $1, आज वही $1 का 15 रुपया देना पड़ रहा है. मेरे लिए कॉस्ट बढ़ गया या कम हो गया, बोलो, आप बताओ. हाँ भाई, कैन आई से द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड. ये अभी अगर मैं आप लोग को वो लोग के टर्म्स में बता देता हूं, युआन के टर्म्स में, कि पहले क्या था, $1 था 5 युआन, अब $1 हो गया 15 युआन. तो कैन आई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. बराबर है. इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया. इन्फ्लेशन समझते हो, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इन सिंपल टर्म्स बोलूं तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया पूरे के पूरे जापान में. पूरे के पूरे जापान में बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अरे बोलो बोलो, चल चल. यस, चलो. सो अब हुआ क्या, ध्यान से समझना. अब से फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडस्ट्री हूं. ठीक है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं इन जापान. आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन जापान. ठीक है, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को है ना ऑयल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो ऑयल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ऑयल के लिए पहले मैं से $100 का ऑयल लेता था. इस $100 का ऑयल का मेरे को कॉस्ट पड़ता था से युआन 500. जस्ट एक एग्जांपल. अब टुडे जब मैं ये ऑयल ले रहा हूं तो ये सेम $100 का ऑयल मेरे को कितने का पड़ रहा है, क्या ना, इसे युआन 1500.
तो मेरा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इससे जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, पहले मेरा जो प्रोडक्ट बनता था, जब मेरा युआन 500 था, तब मेरा प्रोडक्ट बनता था युआन से 10,000 में। आज बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, मेरा ये बनता है युआन 15,000 में। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, जापान इज अ मेजर एक्सपोर्टर। ठीक है, जापान अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो उसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट प्राइस भी इंक्रीज हो गया। देखो क्या हुआ, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले था से युआन 10,000, ठीक है, अब वो इंक्रीज होके हो गया युआन 15,000। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, कहना इसे अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो इस पे मैं 20% इंक्रीज करके युआन 12,000 में एक्सपोर्ट कर देता था, अब मैं अगर 20% मार्जिन रखता हूं तो मैं कितने में एक्सपोर्ट करूंगा? तुम लोग सोच समझ के बताओ मुझे, सोच समझ के बताओ, अब मैं कितने में एक्सपोर्ट करूंगा? एवरीबॉडी थिंक एंड टेल। बोलो चल। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। 20% आप लोग ने भी बढ़ा दिया 15% के ऊपर, तो आज मैं 18,000 युआन में एक्सपोर्ट करूंगा, बराबर है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक तो मेन जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया वो, प्लस हम लोग के जो अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। अब हुआ क्या, ये क्रूड ऑयल की इंक्रीज होने की वजह से बाकी काफी सारे कॉस्ट बढ़ गए। ठीक है, अब जो मेरे बिजनेस वाले लोग थे, दे वांटेड टू यूज द यू कैन से लोन। उनको लोन चाहिए रहता है, कोई भी बिजनेस एंटिटी होने दो, उनको रेगुलर बेसिस पे ना लोन चाहिए होता है, क्योंकि लोन लेंगे वो लोग तो ही अपना उनका वर्किंग कैपिटल चलते रहेगा एंड उनका बिजनेस आगे चलते रहेगा। अब यहां पे क्या हुआ, इनका कॉस्ट इतना बढ़ गया, इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट का प्राइस भी बढ़ गया। तो जो लोग एक्सपोर्ट या जापान से इंपोर्ट करते थे, उनको लगा यार जापान तो बहुत महंगा हो गया। जैसे अमेरिका जापान से बहुत कुछ इंपोर्ट करता था, हाँ, भले ही उनका हिरोशिमा नागासाकी हुआ, बट बाद में दोनों ने सुलह कर लिया और बोला कि ठीक है। तो जापान यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू अमेरिका, एंड अमेरिका ऑल्सो यूज्ड टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान। बट अब जापान तो महंगा हो रहा है, तो अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका दूसरे एवेन्यूज ढूंढना चालू कर दिया। बट जापान ने बोला, अरे भाई ऐसा मत कर अमेरिका, मैं तेरे को सस्ते में देता हूं। और अब उस सस्ते में देने की वजह से जापान ने एक फाइनेंशियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए पता है? जापान के मॉनेटरी या जापान बैंक ने एक मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया और बोला कि अगर जापान को ये इन्फ्लेशन को बीट करना था, देखो क्रूड ऑयल और डॉलर और ये सब के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था, बराबर है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया था। इसको काउंटर करने के लिए जापान के मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या किया? इंटरेस्ट, अगर आपको एज अ बिजनेस लोन चाहिए और इंटरेस्ट आपका एक कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट उन्होंने रेट्स रिड्यूस कर दिया। और इंटरेस्ट रिड्यूस करने की वजह से जापान की गवर्नमेंट को लगा, जापान की बैंक को लगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, देन इन दैट केस कैन आई से दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब उनका जो टोटल एक्सपोर्ट का प्राइस है वो लो हो जाएगा। ठीक है, वो इंटेंशन से कि एक्सपोर्ट अपना मैनेजेबल हो जाए, सस्ता हो जाए, एक्सपोर्ट अपना चीप हो जाए, उन्होंने
इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर दिया। समझ में आया इधर तक? क्योंकि आपने जब लोन लिया है तो आप लोन के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो। जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका एक कॉस्ट है। अब हो क्या रहा है, आपके बाकी सब कॉस्ट भी बहुत सारे बढ़ गए। क्रूड ऑयल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाकी सब कॉस्ट बढ़ गए और उस पर से इंटरेस्ट का भी इतना सारा कॉस्ट। तो जापान की बैंक ने बोला, जापान की गवर्नमेंट ने बोला, चल ठीक है, ये जो क्रूड ऑयल और ये सब का कॉस्ट बढ़ रहा है वो ठीक है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके इंटरेस्ट रेट्स तो हमारे हाथ में है, क्यों ना इंटरेस्ट रेट को, जो रेट पे हम लोग लोन देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग कम कर दें। अगर वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग ने कम कर दिया, देन इन दैट केस तुम्हारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो एटलीस्ट तुम लोग एक्सपोर्ट एक सही प्राइस पे बेच पाओगे। क्या इतना सिनारियो आप लोग को समझ में आया? क्यों जापान गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया? समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये बढ़ती हुई महंगाई को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑफसेट करना था, और ये ऑफसेट करने के लिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे को रिड्यूस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये मेरे को रिड्यूस करने की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो बोलो, चल चल। इधर तक समझ में आया गाइस? तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है इधर तक? ठीक है, तो अब जापान की गवर्नमेंट, आप ऐसा सोचो, आप जापान की गवर्नमेंट हो, आप जापान की बैंक हो, मॉनेटरी पॉलिसी आपके हाथ में है, तो आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ क्या करोगे? जो जापान की बैंक ने किया, क्या करोगे? आप भी क्या करते? बोल रहा भाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इधर यहाँ पे बिजनेस वाला आप लोग को रोज रोज बोल रहा है, अरे गवर्नमेंट कुछ करो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कुछ करो, प्लीज कुछ करो। तो गवर्नमेंट बोलेगा यार देख, बाहर इन्फ्लेशन, बाहर की वजह से मैं क्या कर सकता हूं? तो आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट कम कर दो, हम लोग जो आपको लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इतना सारा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो तो कुछ करो, कुछ करो, उसका कम करने की कोशिश करो। बराबर है? तो उसके लिए आप भी अगर बैंक ऑफ जापान हो, मॉनेटरी पॉलिसी आपके हाथ में है, तो आप क्या करोगे? बोलो, चलो फटाफट जवाब दो। यस, जापान बैंक ने भी कुछ ऐसा ही किया सर। एटलीस्ट जो अपने हाथ में है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, भाई आज की तारीख में इतने सारे बिजनेसेस है, वो हमारे को क्या दे रहे हैं? करेक्ट, वो हमारे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। बैंक पे लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया हुआ है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट्स विच वॉज 5% is now reduced by the Bank of Japan. बाय द बैंक ऑफ जापान उन्होंने रिड्यूस कर दिया इसको टू 1%। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। क्या आप अगर सोचो, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं, आप जिसको एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका, वो बोल रहा है अरे तेरा तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, मेरे को तेरे पास से नहीं चाहिए, मेरे को तेरे पास से नहीं चाहिए, तेरा तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसा आपको अमेरिका वाले बोलने लगे, तो कहने से आपको चाहिए कि आपका कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होने के लिए आपने बैंक को बोला लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, तो बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 1% कर दिया। जी हाँ, अब आप मुझे बताओ, एज अ बिजनेसमैन, आर यू हैप्पी और नॉट? आर यू हैप्पी और नॉट? यू आर हैप्पी? इधर तक अपने को समझ में आ गया क्या पूरा सिचुएशन चल रहा था? आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? एंड ये एक्चुअली हुआ था भाई। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। ये जो जापान के लोग हैं ना, ये भी बड़े तिगड़मबाज है। तिगड़मबाज मतलब वो लोग भी अपने जैसे बोलते हैं ना, जुगाड़ करना जानते हैं, वो भी अपने जैसे जुगाड़ करना जानते हैं। अब उन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ जापान से जो लो इंटरेस्ट रेट्स में मिल रहा था, वो चीज को वो लोग ने अडेप्ट करना चालू कर दिया। मतलब लो इंटरेस्ट रेट 5% था, अब 1% हो गया। ये शाणे लोग ने क्या किया, ध्यान से सुनना, क्या सुपर स्टोरी है। इन्होंने
बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना लो हो गया है, इन्होंने लोन लेना चालू किया। और ये लोन लेके देखो, अभी मार्केट में लोन पहले 5% पे मिलता था, अब 1% पे मिल रहा है। क्या हर एक आदमी अब लोन लेना चाहेगा? बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यू हैव टू आंसर गाइस। क्या आप भी, पहले आपको लोन मिलता था 5% पे, अब आपको लोन मिल रहा है 1% पे, क्या आप भी लोन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? बोलो बोलो, चल चल। 101%, 1% पे लोन मिल रहा है यार, क्या खोटा क्या बुरा? 101% आई विल वॉन्ट टू टेक लोन। एंड जापान के लोगों ने भी लोन लेना चालू किया एट 1%। वो लोन लेके, वो लोन का इतना कम इंटरेस्ट रेट, बैंक ने क्यों कम इतना इंटरेस्ट रेट किया? आप लोग मुझे बता, बैंक ने ये 5% से 1% क्यों किया इंटरेस्ट रेट? बोलो बोलो, चल चल। बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट 5% से 1% क्यों किया? सोच समझ के बताओ। चलो एवरीबॉडी गाइस, देखो, कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। जितना कम्युनिकेट करते रहोगे उतना चीजें इंटरेस्टिंग होती रहेगी, अदरवाइज तो सो जाओगे बैठे बैठे। चलो, बैंक जापान ने ये इंटरेस्ट रेट्स क्यों कम किया? हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो किसको बेनिफिट देना चाहता था ये बैंक ऑफ जापान? ये लोन का इंटरेस्ट रेट कम करके जापान का बैंक किसको इंटरेस्ट रेट देना, किसको बेनिफिट देना चाहता था? टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। किसको बेनिफिट देना चाहता था ये बैंक ऑफ जापान? सोच समझ के बताओ। चलो एवरीबॉडी आंसर, ट्राई टू आंसर। ये लोन का जो इंटरेस्ट रेट कम किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस सेक्टर के लिए किया है। ये सब किसके लिए किया है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। बट आपको पता है जापानीज लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? ये जो लोन है 1% पे उठाया और इसको यूज करना चालू कर दिया, इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट में। हाँ, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग लोन लेने लगे और इन्वेस्ट करने लगे रियल एस्टेट में। अगर आप लोगों को पता होगा तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है तो आदमी को लोन की जरूरत तो पड़ती ही है, ठीक है भाई, करोड़ों का इन्वॉल्व होता है पैसा उसमें। तो उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया रियल एस्टेट में। इसकी वजह से क्या हुआ? रियल एस्टेट का सेक्टर बढ़ गया, इधर डिमांड बढ़ गया, डिमांड इंक्रीज इन रियल एस्टेट, बराबर कि नहीं? अगर कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका भाव बढ़ेगा या कम होगा? डिमांड इंक्रीज इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ टोक्यो। टोक्यो आप लोगों को सबको पता ही होगा, जापान का कैपिटल। सो रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड बढ़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब लोग खरीदने लगे, सब लोग बोले अरे 1% पे लोन मिल रहा है, चल 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 खरीद ले खरीद ले, चल 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 घर खरीद ले घर खरीद ले घर खरीद ले, रियल एस्टेट खरीद ले, एकदम आलू के जैसे बिकने लगा। सो टोक्यो, आप विश्वास नहीं करोगे भाइयों और बहनों, टोक्यो का रियल एस्टेट मार्केट था ₹100 पर स्क्वायर फीट। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पब्लिक ने लोन लिया, लोन लेके इन्वेस्ट करते गए इन्वेस्ट करते गए रियल एस्टेट में, लैंड में इन्वेस्ट करते गए, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते गए। देखते ही देखते रियल एस्टेट प्राइजेस ऑफ जापान इंक्रीज। टोक्यो का एग्जांपल लिया है, बाकी पूरा रियल एस्टेट प्राइसेस ऑफ जापान। तुम लोग बताओ, तुम लोग ने नहीं बताया भाई, इतना डिमांड बढ़ते जाएगा, मेरे को भी घर चाहिए, मेरे को भी घर चाहिए, मेरे को भी लैंड चाहिए, मेरे को भी ऑफिस चाहिए, मेरे को भी बिल्डिंग चाहिए। अगर इतना रियल एस्टेट का डिमांड आ गया तो भाव बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है भाई? भाव बढ़ते जाएगा ना। कोई भी चीज का डिमांड आता है तो वो तो अपना भाव बढ़ा ही देता है यार, पब्लिक, हाँ या ना? अरे बोलो बोलो, चल चल। यस सर, यस सर। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद टोक्यो प्राइजेस एज वेल। उसका रियल एस्टेट प्राइजेस बढ़ने लगा। अब ये आपको एक ओवरऑल इकोनॉमी का सिनारियो बता दिया। अब उसमें से मैं एक बंदे का यहां पे एग्जांपल लेता हूं, एक बंदे का एग्जांपल लेता हूं जो जापान में ही रहता है, जिसका नाम है संकल्प कामोशी, जिसका नाम है संकल्प कामोशी। ये बंदा भी उधर ही रहता है। कहां पे रहता है? जापान में ही रहता है। अब ध्यान से इस बंदे की स्टोरी सुनना, ठीक है। इसने
मैं तुम लोगों को रुपीस के टर्म्स में बता रहा हूं, तो अपने को वो इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। संकल्प कामोशी नाम कैसा है ना, अच्छा है ना, एसके। चलो, सो अब हुआ क्या पता है क्या, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट 1%, 1% पे इंटरेस्ट मिल रहा था मेरे को, बराबर है। सो मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया और ये 10 लाख रुपए का लोन लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, चुपचाप रियल एस्टेट का मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, साकी कामो। ओके, जो भी नाम रखना है रखो यार, क्या फर्क पड़ता है नाम में क्या रखा है। चलो, सो मैंने 10 लाख का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, ठीक है। अब जैसे ही मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब डिमांड और बढ़ते जा रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हो यहां पे डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, तो रियल एस्टेट प्राइस बढ़ते जा रहा है। ये जो 10 लाख की चीज थी ये हो गई 20 लाख रुपए की, जी हां। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है पता है क्या, जब आप घर लेते हो ना तो आपको कुछ मॉर्टगेज करना पड़ता है, या आप लोग ने सुना है मॉर्टगेज, गिरवी होता है ना, वो तुम लोग ने मूवीज में देखा होगा, मैंने गहने गिरवी रख के घर लिया, वैसा। तो वैसे ही लोगों ने क्या किया, यहां पे घर लिया 10 लाख का, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके, अब इस घर का वैल्यू हो गया 20 लाख। इस 20 लाख के वैल्यू के ऊपर मैंने और लोन लिया 1% पे, और मैंने और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप लोग समझ रहे हो। अब हुआ क्या, इसका वैल्यू और बढ़ गया, और 20 लाख से, और 20 लाख से 40 लाख हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू और बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से मैंने और लोन ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या ले लिया, लोन ले लिया, एंड ये मैंने लोन वापस से कम रेट के ऊपर ले लिया। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ जापान को ये चीज रियलाइज होना चालू हो गई कि ये संकल्प कामोशी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं पता है क्या, जो लोन ले रहे हैं, बट वो लोन लेके, हम लोग बैंक ऑफ जापान बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जापान बोल रहा है, हम लोग ने तुम लोग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया इसके लिए कि तुम लोग बिजनेस सेक्टर में, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सको, बट तुम लोग ने बिजनेस में और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। वही रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी को इन्फ्लेट होते जा रहा है, उसी के बेसिस पे और लोन ले रहे हो, और रियल एस्टेट में डाल रहे हो, और उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू इन्फ्लेट हो रहा है, और लोन ले रहे हो, और उस लोन को कहीं ना कहीं तुम लोग रियल एस्टेट में डाल रहे हो। तो आप मेरे को बताओ, जापान का गवर्नमेंट इस चीज से खुश होगा या ना खुश होगा? बैंक ऑफ जापान विल बी हैप्पी और नॉट? एंड अब बैंक ऑफ जापान, ये चीज जैसे उसको पता चलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या करेगा बैंक ऑफ जापान, ये आप लोग को मेरे को सोच समझ के बताना है कमेंट्स पे, बताओ फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, सोच समझ के। ये होते गया, संकल्प कामोशी 10 लाख का लोन, 10 लाख का उसने प्रॉपर्टी लिया, वैल्यू 20 लाख का हो गया, क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ गया, उसका वैल्यू 40 लाख का हो गया, उसने और उस वैल्यू के बेसिस पे मॉर्गेज रख के और लोन ले लिया, और लोन लेके और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ गया। बैंक ऑफ जापान ये पूरा हेरा फेरी देख रहा है। आप लोग को बताना है, अगर आप बैंक ऑफ जापान हो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? आप अगर वहां के गवर्नर हो, आप वहां के इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के हेड हो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? रिंकी शर्मा ने जवाब दिया है, किरण वेरी गुड, अदर एवरीबॉडी इज आंसरिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं इंडिविजुअल नाम लेना अवॉइड करूंगा बिकॉज देन देयर विल बी लॉट ऑफ नेम्स। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोग ने सही जवाब दिया है, एंड यही किया जापान के बैंक ने भी। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो 1% था उसको इंक्रीज करके बोला, हम वापस से बैंक रेट 5% पे लेकर आ रहे हैं। एंड अब क्या हुआ उसके बाद पता है आपको? इमीडिएटली पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट, पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट ऑफ जापान क्रैश्ड। जो चीज 10 लाख से 20 लाख से 40 लाख की हो गई थी, आज वो क्रैश होके 40 लाख से क्रैश होके 20 लाख, 20 लाख से क्रैश होके 10 लाख, इनफैक्ट 10 लाख की चीज भी अब
5 लाख के ऊपर आ गई, बिकॉज देयर वॉज नाउ डिफॉल्ट। पब्लिक ने तो 1% के हिसाब से सोचा था, पब्लिक अब डिफॉल्ट करने लगा इन इंटरेस्ट रेट। उसके पास 5% देने का था ही नहीं कभी हिम्मत। अब जो मैंने इन्फ्लेटेड रेट के हिसाब से इतना सारा रियल एस्टेट लिया, उस रियल एस्टेट का भी वैल्यू डाउन। बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करने लग गए इन जापान, एंड इस एक छोटी सी मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट की गलती की वजह से जापान को इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा कि आज भी उसका जो जीडीपी है, जो आज से 25 साल पहले था, ऑलमोस्ट उतना ही है। दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज स्टैग्नेशन। एंड ये स्टैग्नेशन क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट्स प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। तो क्या अगर आप अब गवर्नमेंट ऑफ जापान है, तो क्या आप सोच समझ के इंटरेस्ट रेट को मैनेज करेंगे? द आंसर इज यस, बिकॉज उसका इंपैक्ट आप देख रहे हो कितना ज्यादा आता है, कितना ज्यादा उसका इंपैक्ट आता है। ए समझ गए एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल समझे? अब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया, लोगों के पास ऐसा हालत था कि अब क्या करे। अब बैंक ने ये सब चीज को मॉर्गेज लिया था, गिरवी रखा था, बट उन्होंने तो लोन ये सोच के दिया था कि इसके वैल्यू 20 लाख है, 40 लाख है। अब इसका अचानक से वैल्यू 5 लाख हो गया। सो बैंक भी कहीं ना कहीं एकदम प्रॉब्लम में आ गया, जो इन्वेस्टर्स थे वो भी प्रॉब्लम में आ गया। इवन दो जापानीज इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहा है, इतना इनोवेशन कर रहा है, बट ये एक मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट क्रैश, बैंक्स ऑफ जापान, सो मेनी बैंक्स ऑफ जापान क्रैश, एंड इट वाज अ मेहम। इतना बड़ा इशू कि 40 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 35 इयर्स तक जापान को इसका यू कैन से रिपरकशंस, इंपैक्ट झेलना पड़ा। एंड दैट इज वेयर इंटरेस्ट रेट्स प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इकोनॉमी। सारी दुनिया को पता है जापान के साथ क्या हुआ था, कि आज जापान वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती थी अगर ये एक गलती वो टाइम पे उन्होंने नहीं की होती। या तो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा करके बढ़ाना था, कम करना था। उन्होंने क्या किया, चलो बेनिफिट देते हैं, सीधा 5% से रिड्यूस करके 1% कर दिया। पुष्पा कभी नहीं। इसके लिए अगर आप लोग आज की तारीख में इकोनॉमिक टाइम्स कभी खोलोगे ना मेरे कहने के बाद, और तुम लोग इकोनॉमिक टाइम्स ओपन करके रीड करोगे ना, तो इंटरेस्ट रेट्स या तो 0.25% से बढ़ते हैं या मैक्सिमम 0.5% से बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अदरवाइज क्या हो सकता है। क्या समझ में आया आप लोग को? ये स्टोरी समझ में आई? पूरा कनेक्ट कर पाए? देखा आप लोग ने कैसे इंटरेस्ट रेट से जापान और फाइनेंस कितना कनेक्टेड था। अभी क्लियर एवरीबॉडी? इसको कहते हैं जापानीज एसेट बबल। इसको प्यार से कहते हैं जापानीज एसेट बबल। सो इंटरेस्ट रेट्स के इंपैक्ट क्या हुआ? यस, इट रिजल्टेड इन जापानीज एसेट bubble. Wow, what a concept. समझे? ये मजा आया ये कॉन्सेप्ट में? तो मैं ऐसे और भी स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स और ऐसे करके, देखो मेरा स्टाइल एकदम क्लियर है। मैं ना पहले एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से मैं कॉन्सेप्ट को डिराइव करता हूं, और फिर जो अपना फॉर्मूला डेरिवेशन होता है, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व कर पाते हैं। बिकॉज अपन लोग ने स्टोरी के फॉर्म में, एग्जांपल के फॉर्म में कोई चीज पढ़ी होती है, वी नेवर फॉरगेट दैट, है ना? एंड वही मैं चाहता हूं कि आप कभी भूलो ना, और आपको इंटरेस्ट आए इस चीज में, और आप लोग भी इसका रिसर्च करोगे, आपको भी मजा आएगा। क्या आप लोगों को भी ये तरीका सही लगा? इफ एवरीबॉडी सेज यस, दिस इज हाउ आई विल कंटिन्यू। मतलब आप लोगों को और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैं फाइनेंस रिलेटेड बता सकता हूं, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं। चलो, पब्लिक का बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। चलो, तो क्या मैं आप लोग को अब स्टोरी नंबर 2 के ऊपर लेके चलूं, जहां पे अपने को पता चलेगा कैसे इन्फ्लेशन की वजह से एक और कंट्री फाइनेंशियली हैड अ बिग इंपैक्ट,
और फिर मैं आप लोग को इंडिया के स्टॉक मार्केट को इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन से कनेक्ट करके बताऊंगा, एंड दैट विल बी द हाई पॉइंट ऑफ आवर सेशन टुडे। क्या बोलता है पब्लिक? तैयार हो आप लोग? यस 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 गाइस, वाओ। आइए चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी के ऊपर, द जापानीज इन्फ्लेशन बबल, सॉरी द जिम्बाब्वियन इन्फ्लेशन बबल। आइए आइए आइए, समझने की कोशिश करते हैं कैसे जिम्बाब्वे ने क्या इंपैक्ट लिया है। यस, चलो सो अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं तुम्हारा जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है आज की तारीख में जिम्बाब्वे यू कैन से इज लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्री के जैसे गिनते हैं अपन लोग उसको। इन द ईयर 1985, एनी गेसेस जिम्बाब्वे कैसा था? लेट मी टेल यू गाइस, इट वॉज इवन बेटर देन अमेरिका। यस, जो आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है उससे अच्छा था अमेरिका। यस, you heard that right. So one Zimbabwean dollar was greater than one US dollar. ठीक है, बट हुआ क्या फिर अचानक? सर क्या होगा? 1985 के बाद वहां पे थोड़े इश्यूज हो गए। कैसे इश्यूज? एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, जैसे फैमाइन, पता है आप लोग को फैमाइन और ये सब हो गया। इसकी वजह से देयर वाज अ ह्यूज फूड शॉर्टेज, वो लोग का जो पूरा फार्म्स है वो भी सब खराब हो गया, एंड इट वाज अ हेल्थ डिजास्टर। पूरे के पूरे जिम्बाब्वे में देयर वाज अ हेल्थ डिजास्टर। ठीक है, तो फैमाइन आ गया, फूड शॉर्टेज आ गया, एंड देयर वाज बिग 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 वाइड स्प्रेड हेल्थ डिजास्टर इन जिम्बाब्वे। अब इसकी वजह से यहां पे ये लोग बहुत इशू में आ गए थे, एंड यहां पे जिम्बाब्वे ने कॉल किया यूएसए को टू आस्क फॉर लोन, टू आस्क फॉर फंडिंग, एंड यहां से कहानी शुरू होती है जिम्बाब्वे के डाउनफॉल की। आइए, नहीं यूएसए ने कुछ नहीं किया, आप टेंशन मत लो, बट जिम्बाब्वे की पॉलिसीज में गड़बड़ हो गई। सो अब सुनो क्या हुआ। जिम्बाब्वे ने कॉल किया यूएसए को और बोला चल भाई लोन दे। यूएसए ने बोला ठीक है डन, यूएसए ने लोन दे दिया जिम्बाब्वे को, यूएसए ने लोन दे दिया जिम्बाब्वे को। अब आपको लोन दो तरह से लोन को रीपे करना होता है। एक तो आपको उसका इंटरेस्ट रीपे करना होता है, और दूसरा उसका आपको प्रिंसिपल रीपे करना होता है। एक तो उसका आपको इंटरेस्ट रीपे करना होता है, और दूसरा आपको उसका प्रिंसिपल रीपे करना होता है। अब ये रीपे करने के लिए जिम्बाब्वे ने क्या बेवकूफी की आपको पता है? जिम्बाब्वे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स, क्यों? क्योंकि उसको रीपे करना है इंटरेस्ट किसका? अमेरिका का, क्योंकि उसको प्रिंसिपल रीपे करना है किसका? अमेरिका का। तो इट स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स। अब जब आप कोई भी चीज अनलिमिटेड करते हो ना, तो जब आप अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर रहे हो, भले आप ठीक है आप बोलोगे हमको लोन रीपे करना है, बट वो अनलिमिटेड लोन, अनलिमिटेड जो पैसा प्रिंट कर रहे हो वो जनरल मार्केट, जो जनरल पब्लिक है उसके पास भी आएगा, बराबर है। अब जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते जाएगा ना, मैं उसको पागल के जैसे उड़ाते जाऊंगा, ठीक है, आई विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। अब उसकी वजह से हुआ क्या, एक पेन जो पहले 10 जिम्बाब्वियन डॉलर का मिलता था, अब पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है, तो पब्लिक पैसा उड़ाने के लिए रेडी है, तो पब्लिक सेम पेन का 15 जिम्बाब्वियन डॉलर भी देने लगा। उनको पता भी नहीं चला
दैट हैज रिजल्टेड इनटू इन्फ्लेशन। बट 10 से 15 हुआ है तो 40-50% इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसका इंपैक्ट उनको इतना नहीं लगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग ये प्रिंट करते गए, लोगों के पास पैसा आते गया, जितना मार्केट में पैसा आते जाएगा उतना पैसे का वैल्यू कम होते जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद जिम्बाब्वे। कोई भी चीज याद रखना, अगर इजीली मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि सीए का डिग्री डिफिकल्ट ही होना चाहिए, सीए का रिजल्ट और पासिंग परसेंटेज और एग्जाम डिफिकल्ट ही होना चाहिए, तो ही तो सीए का वैल्यू है। अगर वो इजी हो जाएगा तो हर कोई सीए बन जाएगा, और अगर हर कोई सीए बन गया तो आपको लगता है आपका वैल्यू रहेगा? आंसर चांसेस नहीं है। तो इन्होंने इतना प्रिंट करना चालू किया, वैल्यू ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर गॉट रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर रिड्यूस। बॉस रिड्यूस तो इतना हो गया कि एक टाइम पे आया उनका इन्फ्लेशन 50% छोड़ो, 200% छोड़ो, इट वॉज 1200%। यस, एंड उन्होंने 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर प्रिंट करना चालू किया। 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर प्रिंट करना चालू किया। और ये 1 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर में आता क्या था पता है? एक ब्रेड का पैकेट, एक ब्रेड का पैकेट। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम आया जब उन्होंने 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का करेंसी प्रिंट किया। इसमें भी आया क्या पता है? एक ब्रेड का पैकेट। फाइनली उन्होंने अपना करेंसी ही डिसकंटिन्यू कर दिया। फाइनली जिम्बाब्वे डॉलर डिसकंटिन्यूड। क्या करे भाई, वैल्यू ही नहीं रहा। 1 ट्रिलियन डॉलर का भी कोई वैल्यू नहीं, 1 ट्रिलियन डॉलर का भी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने डिसकंटिन्यू करके यूएस डॉलर को अपना बेस बना लिया। सोचो क्या हुआ पता है आपको? अब सुनो, अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन, अफलातून इन्फ्लेशन, अनलिमिटेड इन्फ्लेशन। एंड इसका इंपैक्ट क्या हुआ? लोकल या डोमेस्टिक करेंसी ही आपको साला इवेंचुअली डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लोकल करेंसी ही आपको इवेंचुअली डिसकंटिन्यू करना पड़ा। एंड इट वॉज द वर्स्ट टाइम फॉर जिम्बाब्वे, इट वॉज द वर्स्ट टाइम फॉर जिम्बाब्वे। और फिर वही डेवलपमेंट के साथ साथ अंडर डेवलपमेंट होते गया। एंड आप देख रहे हैं कैसे ये एक गलती की वजह से जिम्बाब्वे वॉज ट्रैश्ड। समझ रहे आप लोग इंपैक्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स ऑन फाइनेंस? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? बोलो बोलो, चल चल। यस गाइस। वाओ, कैसा लगा आपको ये 2 स्टोरीज और कैसा लगा आपको ये लर्निंग्स? मजा आ रहा है? कनेक्शन देख रहे हो आप लोग? नाउ दिस इज वेयर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट। और मैं जो आपको बोल रहा था ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चालू करो। अब जब आप पढ़ोगे और ये चीजें देखोगे, अब आप कनेक्ट कर पाओगे एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स वर। अगर एक टुक में, एक शॉर्ट में इसको समराइज करना चाहूं, अगर मैं इसको एक शॉर्ट में समराइज करना चाहूं, तो आज अपन ने सीखा 2 मेजर इंपैक्ट्स। कोई भी इकोनॉमिस्ट को, वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट को आप पूछो, 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती है, एंड वो आपको जवाब देगा। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती है, एक इन्फ्लेशन एंड दूसरा इंटरेस्ट रेट्स। एंड उन दोनों के बारे में अपन लोग ने देखा कैसे जापान ने उसको इम्प्रॉपरली मैनेज किया, जिसकी वजह से वहां पे आ गया स्टैग्नेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसेट बबल।
एंड कैसे इंटरेस्ट रेट की वजह से जिम्बाब्वे में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन, एंड उसकी वजह से बेचारों को अपना करेंसी ही डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। एनीवेज, समझ गए? चलो अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इंडिया का कनेक्शन इस चीज में कैसे बैठता है। आइए, लेट्स नाउ कनेक्ट टू द इंडिया। आप मुझे बताओ, आज की तारीख में देखो, कोई भी आरबीआई गवर्नर है, समझो आप आरबीआई गवर्नर है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, एक घंटे में आज कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि सीधा आरबीआई गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी आप अभी बता पाओगे। आज की तारीख में अगर आप आरबीआई के गवर्नर हैं या आप मॉनिटरी पॉलिसी के एक सदस्य है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? बताओ, सोच समझ के। कौन एवरीबॉडी? या रादर दो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सोच समझ के बताओ। करेक्ट सर, it is inflation and it is interest rates, and let me tell you, both are interconnected। ये अपन ने देखा, both are interconnected। जापान में इन्फ्लेशन आया, उसको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स यूज किया। जापान में इन्फ्लेशन आया, इसको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट यूज किया, एंड दैट इज वेयर इट हैपेंस। पहले इन्फ्लेशन आता है और फिर इंटरेस्ट रेट मैनेज करते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? चलो आप समझाओ मुझे, इन्फ्लेशन क्या होता है? कैन आई से इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी अपना एक तो दो चीज, वैल्यू ऑफ आर करेंसी डिक्रीजेस, बराबर है भाई। क्या होता है देखो, पहले मैं 1 किलो 100 रुपए में लेकर आ रहा था, 1 किलो राइस 100 रुपए में लेकर आ रहा था। आज वो सेम 1 किलो का राइस के लिए मुझे 150 रुपीज देना पड़ रहा है। सो क्या हो रहा है यहां पे? बेसिकली दो चीजें हो रही है यहां पे। एक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। बस आज मेरे पैसे का वैल्यू नहीं है। पहले 100 रुपए में 1 किलो राइस आता था, आज 150 रुपीज में वो सेम 1 किलो राइस आ रहा है यार। 1 रुपया जो 100 रुपया था आज की तारीख में 1950s में, आज उसका वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है। Are we understanding? This is what inflation does to an economy. Cost of production increases, value of money decreases. So अपने को can I say, अगर इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ा, मैं ये दो चीज वापस से लिख देता हूं, यहां पे आप लोगों को कनेक्ट करता हूं, डोंट वरी। समझो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, सुनो, अगर, देखा मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, देन इन दैट केस उसका क्या इंपैक्ट आएगा? अभी अपन लोग ने देखा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहने से उसका क्या इंपैक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगा। तो मैं इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा? मैं इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा? देखना मैं आप लोग से कैसे निकलवाता हूं चीजें, कॉन्सेप्ट कैसे निकलवाता हूं। आप बताओ मुझे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट देख रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है। मैं इन्फ्लेशन के साथ क्या चाहूंगा? इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहूंगा या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहूंगा? सीधी सी बात है, आई विल वॉन्ट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, बराबर है। इन्फ्लेशन को मैं कंट्रोल करना चाहूंगा। कैसे कंट्रोल करूं मैं इन्फ्लेशन को? मैं आपको बताता हूं, सबसे बेस्ट तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इज डिक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट में पैसा ही नहीं होगा
देखो इन अगेन जिम्बाब्वे वाला एग्जांपल, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा? क्योंकि लोगों के हाथ में फ्री पैसा आ गया। अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था जिम्बाब्वे को, तो जिम्बाब्वे को क्या करना चाहिए था? कैन आई से जो अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है उसको स्टॉप कर देना चाहिए था। कैन आई से जो लोगों के पास पैसा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए था। तो अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है ना इन्फ्लेशन, तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा लिक्विडिटी इन द मार्केट। आपको डिक्रीज करना पड़ेगा लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो आपने डिफ्लेशन अगर रिड्यूस कर दिया है, अगर आपने अगर आपने इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है, कंट्रोल करना है, तो यू विल हैव टू डिक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और मार्केट को अगर आपको लिक्विडिटी डिक्रीज करना है, देन इन दैट केस क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट को आप कैसे खेलोगे? क्या आप लोग सोच सकते हो क्या? देखो देखो, मैं वापस से आप लोग को ये कनेक्शन बताता हूं, ठीक है? इन्फ्लेशन डिपेंडेंट होता है लिक्विडिटी के ऊपर। जितना मार्केट में लिक्विडिटी होगा, अपन ने देखा जिम्बाब्वे, जितना मार्केट में फ्री पैसा था उतना इन्फ्लेशन बढ़ते गया। सो इफ लिक्विडिटी, मैं इधर लिख सकता हूं आपके परमिशन के साथ, समझा दिया है दैट इफ लिक्विडिटी इंक्रीजेस, मार्केट में फ्री का पैसा है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट इफ लिक्विडिटी डिक्रीजेस, तो आप मुझे बताओ इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जी हां, बराबर है। अब उसको लिक्विडिटी को, मार्केट में पैसा कम करना है, तो उसके लिए क्या करता है पता है आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि अगर उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया तो मार्केट में लोन मिलना महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो लोन मिलना मुश्किल। यही तो जापान में गड़बड़ हुआ, वो लोग ने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया, लोन मिलना इजी हो गया, सब लोग लोन लेते गए, लोन लेते गए, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, एसेट बबल। तो वो ना होने दूं मैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल ऑटोमेटिकली, क्या करोगे? अगर मुझे ये लिक्विडिटी को डिक्रीज करना है, मैं ये इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दूंगा? डिक्रीज करूंगा, सॉरी, इंक्रीज करूंगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट, देखो आज की तारीख में कोई भी चीज आपको चाहिए तो लोन पे लोगे आप, ठीक है? अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आप लोन लेना बंद कर दोगे। आप लोन लेना बंद कर दोगे तो मार्केट में पैसा सर्कुलेशन कम हो जाएगा। मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ पैसा कम हुआ, लिक्विडिटी डिक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन बट ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। एंड दैट्स हाउ यू मेंटेन द बैलेंस। ए समझी गिडू एवरीबॉडी? क्या अब आप भी आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं? यस सर, आज के इस सेशन के बाद, इस पावरफुल सेशन के बाद डेफिनेटली आप बन सकते हैं, फॉर श्योर। मतलब आप ये किसी को भी दिखाना जिसको बेसिक समझना है ना, मार्केट का, फाइनेंस का, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करते हैं, उसको ये लेक्चर दिखा देना। ये लेक्चर मैं वीडियो में यूट्यूब पे डाल दूंगा। किसी को भी आप, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, प्रॉब्ली इवन शो इट टू योर पेरेंट्स, योर मदर, इवन शी विल बी एबल टू कनेक्ट एंड रिलेट टू इट। एंड उनको भी एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आएगा, वो भी समझ पाएंगी चीजों को। हर आदमी समझना चाहता है यार ये बेसिक चीज। तो एवरी डे बेसिस पे आपके ये इन्फ्लेशन कनेक्टेड हो, आप इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड हो आप, बट कभी अपन लोग उसको समझ नहीं पाए एक 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 बेस नजरिए से। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा दैट नाउ इफ यू आर द आरबीआई गवर्नर, अब देखना मैं क्या इंपैक्ट पे लेके जाता हूं आपको। इफ यू आर द आरबीआई गवर्नर, इफ यू आर द आरबीआई गवर्नर, ठीक है? अब इंपैक्ट समझना। देन इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे?
आप क्या करोगे? कैन आई से एज अ आरबीआई गवर्नर आई विल वांट टू, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या आएगा? आई विल वांट टू डिक्रीज द लिक्विडिटी। पूरा इंपैक्ट बताते जाओ। कैन आई से मैं लिक्विडिटी को डिक्रीज करना चाहूंगा। लिक्विडिटी को डिक्रीज करने का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। कैसे? कैसे मेरे हाथ में क्या रिमोट कंट्रोल है? करेक्ट, इट इज इंटरेस्ट रेट्स। इट इज इंटरेस्ट रेट्स, एंड ये इंटरेस्ट रेट्स आई विल वांट टू इंक्रीज। ए समझ गए? क्या ये इंपैक्ट आपको समझ में आ गया? क्या बड़े बड़े है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ये चीज नहीं पता होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीव असाइड स्टूडेंट, ये इंपैक्ट समझ में आया आपको एवरीबॉडी? अगर आप लोग को ये इंपैक्ट समझ में आया तो मैं आगे का इंपैक्ट आपको बताता हूं। यस, आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। चलो अब मैं आपको आगे का इंपैक्ट दिखाता हूं, ध्यान से समझना। नाउ लुक एट दिस। इसका इंपैक्ट क्या होगा पता है आपको? इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पे आ गया है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। आप मुझे बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? सोच समझ के बताना। इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया है तो लोन लेना आपके लिए महंगा हो गया या सस्ता हो गया? महंगा हो गया या सस्ता हो गया? नहीं खरीदेंगे, आपके लिए लेना महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, बराबर है, नहीं खरीदेंगे। अब अगर आप रियल एस्टेट नहीं खरीदोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट के, रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स है उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? आप लोग ही बताओ। मैं नहीं बता रहा, आप लोग ही बताओ। चलो खुश, आप लोग ही बताओ उसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। बोलो बोलो, चल चल भाई। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आप बोल रहे हो सर मैं तो रियल एस्टेट नहीं खरीदूंगा, सर लोन बहुत महंगा हो गया है, सर अभी नहीं खरीदूंगा। तो ठीक है, तो आप रियल एस्टेट नहीं खरीदोगे तो रियल एस्टेट का डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा? कहना इसे कम हो जाएगा। यस, इंपैक्ट समझो, इंपैक्ट समझो। रियल एस्टेट का डिमांड कम। अगर रियल एस्टेट का डिमांड कम तो कहना इसे रियल एस्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अगर रियल एस्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट कम हुआ तो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल सीमेंट एंड पावर इंडस्ट्री, क्या हो जाएगा उनका भी? तो सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री डाउन, इंफ्रा डाउन, पावर डाउन। तो ऐसे टाइम पे कौन से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है? समझ में आ गया क्यों ये सब डाउन? इंटरेस्ट रेट की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट मार्केट में महंगा हो गया है। सर तो बढ़ेगा तो क्या होगा? अब आप समझ गए, अब आप समझ गए। यस, सो यही बोलते हैं ना, कैट एंड माउस गेम चालू रहता है स्टॉक मार्केट में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। समझ गए? चल अब तो सर सब मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा तो पूरा सब लोग पैसा विड्रॉ करके पूरा मार्केट ही टूट जाएगा? नहीं, अब कुछ स्टॉक्स है उनको ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताता हूं एक स्टॉक,
जिसका नाम है फार्मा स्टॉक। अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, उससे आप रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील, इंफ्रा, पावर, ये सब कम होगा, सब कनेक्टेड है। बट क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे? क्या आप बीमार पड़ना बंद हो जाएगा आपका? बोलो। द आंसर इज नो। सो कैन आई से फार्मा स्टॉक तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरा एनालॉजी। मालूम है वो मूवी देखा है तुम लोग ने, धमाल? धमाल में वो 4 लोग रहते हैं, तो और उसमें वो लोग बोलते हैं अच्छा कौन आगे आना चाहेगा, तो बाकी 3 लोग पीछे आ जाते हैं, तो आदि ऑटोमेटिकली आगे हो जाता है। फिर आदि बोलता है हाय मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूं? क्यों? तू आगे नहीं आया, बाकी 3 लोग पीछे आ गए। अब ध्यान से सुनना, फार्मा उधर का उधर ही है, बट रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील, इंफ्रा, पावर, कहना इसे ये डाउन पे आ जाएंगे। तो अब मैं ये सीमेंट, रियल एस्टेट, इंफ्रा, पावर वाली इंडस्ट्रीज में तो इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा, बट कहना इसे फार्मा स्टेडी है, तो मैं एटलीस्ट इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा कि मेरा पैसा स्टेडी तो रहे। अब अगर इसमें मैं इन्वेस्ट करना चालू करूंगा, बाकी लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, तो ये स्टेडी है बट इसका भी डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं, तो फार्मा का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि उसका ओवरऑल मार्केट स्टेडी रहेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? वैसे ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे अपना क्या मैं नहाना बंद कर दूंगा, रियल एस्टेट प्राइस, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, तो क्या मैं शैम्पू करना बंद कर दूंगा, हाथ धोना बंद कर दूंगा? एफएमसीजी भी स्टेडी रहेगा, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसका डिमांड बढ़ेगा, उस स्टेडीनेस की वजह से उसका डिमांड बढ़ जाएगा और वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग डाउन पे है। वैसे ही और एक सेक्टर है जिसका नाम है आईटी सेक्टर, उसका डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि आईटी सेक्टर इज मेजरली इनटू एक्सपोर्ट एंड एक आईटी सेक्टर अगर मेजरली एक्सपोर्ट में है, अब ध्यान से समझना कि इंपैक्ट क्या आएगा डॉलर के ऊपर, बिकॉज अब अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इसकी वजह से अपने मनी का वैल्यू कम हो गया है एंड इसकी वजह से डॉलर वैल्यू विल इंक्रीज, इसकी वजह से डॉलर वैल्यू विल इंक्रीज, इसकी वजह से डॉलर वैल्यू विल इंक्रीज। अगर डॉलर बढ़ता है तो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर आ रहा है, डॉलर का वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो अपना आईटी कंपनी भी चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बट वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, तो जो चीज एक्सपोर्ट किया अगर वो बढ़ा तो क्रूड ऑयल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? क्रूड ऑयल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं और डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्रूड ऑयल का कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना इंपैक्टफुल है ये एक चीज, और बाकी सारा चीज के ऊपर कैसे एक एक का इंपैक्ट आ रहा है। दिस इज हाउ द फाइनेंशियल मार्केट फंक्शंस। ये तो मैंने खाली एक एस्पेक्ट बताया, इसके साथ तो और बहुत सारी चीजें कंबाइन होती है, तब जाके टोटलिटी पे मार्केट फंक्शन होता है। बट अपने को ये बेसिक ही नहीं पता होता है, अपन कहां पे बाकी टोटलिटी के चीजों को देखने जाएंगे पुष्पा, कहां पे देखने जाएंगे? एंड जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड के वैल्यू पे उसका क्या इंपैक्ट आता है वो अब मैं आपको बताऊंगा एंड यू विल गेट अ फुल क्लैरिटी। यस, सो भाई ऐसे सब चीजें कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो डॉलर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो इन्फ्लेशन बढ़ा है, अब इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आपका जो रुपीज है उसका वैल्यू कम हो गया है। अब आपके रुपीज का वैल्यू अगर कम हो गया है देन डेफिनेटली से फॉर एग्जांपल पहले $1 का 90 था, अब आप $1 में आपके वैल्यू, रुपी का वैल्यू तो कम हो गया है, तो अब $1 के लिए 100 आ जाता है एंड दैट इज वेयर डॉलर हैज इंक्रीज्ड। एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया, जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये बॉन्ड का वैल्यू, ये तो अपने को पूरा एक चैप्टर में पढ़ना है, बट बॉन्ड का वैल्यू भी कम हो जाएगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा।
इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, फिलहाल समझे तो ठीक, नहीं समझे तो बाद में तो समझाऊंगे। से फॉर एग्जांपल से रिलायंस है, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया से 2023 में फॉर एग्जांपल, और ये बॉन्ड इशू किया उन्होंने एट द रेट 8% इंटरेस्ट। बॉन्ड पे आपको पता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब मार्केट सिनारियो चेंज हो गया, मार्केट में 2025 में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया टू 11%। अब आप मेरे को बताओ क्या होगा जैसे ये मार्केट में इंटरेस्ट रेट 11% हो गया, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है सब लोग सेल करना चालू कर देंगे और सब लोग ये वाला बॉन्ड बाय करना चालू कर देंगे 11% वाला। जैसे ही इसको सेल करना चालू कर देंगे, कोई भी चीज के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है, कोई भी चीज के ऊपर समझो इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आया तो उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। जैसे उसके ऊपर परचेजिंग प्रेशर आता है, मतलब लोग को चाहिए, डिमांड बढ़ता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है। यहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा, लोग बेचना चालू कर देंगे। क्यों बेचना चालू कर देंगे? क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे 11% वाले के ऊपर, एंड दैट इज वेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल, जी हां, डिक्रीज। दिस इज हाउ द होल चेन इज कनेक्टेड। आज के बाद जब आप पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक टाइम्स, यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट सेड टू यू। ए समझ गुडू एवरीबॉडी, क्या आप लोग को समझ में आया? मैंने जो भी अभी समझाया क्लियर हुआ आप लोग को? पक्का? श्योर? डैम श्योर? ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो अब आप अपना काम फटाफट करेंगे। क्लियर है गाइस? यस। कैसा लगा आज का माइंड ब्लोन सेशन? गॉट इट? ग्रेट ग्रेट। यस, सो आज यही आप लोग को बेसिक्स मुझे समझाना था। दिस इज हाउ द मार्केट फंक्शंस, एंड इसी का लिए ये मैंने सेशन लिया। मैंने बोला था आपको आज अपन और कुछ नहीं करेंगे, 1.5 आवर हुआ है, 1.5 आवर का सेशन लूंगा अप्रॉक्स, एंड एक बेसिक इंस्टॉल कर दूंगा, इंस्टिल कर दूंगा। बाकी जो चैप्टर्स करना है वो तो करना ही है यार, वो तो करवाने ही वालों, आने वाले 3 महीने वही करना है अपने को। बट ये भी चीजें जानना कितनी जरूरी थी अपने, है ना? ग्रेट। चलो, क्या क्या समझ में आया आज आपको? क्या क्या समझ में आया? हाँ, इंटरेस्ट रेट सबसे पहले, सबसे बड़ा गेम खेलता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अपने को लिक्विडिटी कम करना है, लिक्विडिटी कम करना है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसका इंपैक्ट रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील, पावर, ये सारे स्टॉक डाउन। बट फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये सारे स्टॉक अप। डॉलर अप। क्रूड ऑयल, जो भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली क्रूड ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप गोल्ड भी इंपोर्ट करते हो, अप। और बॉन्ड का वैल्यू डाउन। ए समझ गए? क्लियर गाइस? इधर चाहिए तो गोल्ड भी लिख सकते हैं अपन लोग। क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी चीज इंपोर्ट करते हो डाउन। चलो गाइस, डन। सो आई होप आप लोग को ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है? आज का मेरा फोटो लेके स्टेटस बनेगा ये मेरा आज का फोटो लेके स्टेटस बनने वाला है, जैसे कल एएफएम के फेजेस बने थे। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू से hasta la vista गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैड अ ग्रेट सेशन। कल से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी ऑफ चैप्टर्स ऑफ एएफएम, बट ये बेसिक जानना जरूरी था। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर टिल नाउ with all that has happened so far. Thank you. Are you enjoying the sessions, guys? Yes? Keep doing that.
थैंक यू, hasta la vista।